एपिसोड 188। मुझे ढूंढना बंद करो। दूसरी तरफ के इंसान ने जो कहा उसे सुनकर अरशद को देविक की याद आ गई। बचपन में जब दोनों कैंपस में थे तब हमेशा एक दूसरे से यही कहा करते थे, कौन हो तुम? अरशद ने अपने होश संभालते हुए कहा, मगर मन ही मन वो चाहता था यह आवाज़ देविक की ही हो। तो वही उसका सवाल सुनकर दूसरी तरफ का इंसान ठहाके मारकर हंसने लगा। अरशद की पकड़ फोन पर कस गई। उसने दोबारा पूछा, कौन हो तुम? इस बार अरशद की आवाज़ पहले के मुकाबले तेज थी। दूसरी तरफ के इंसान ने हंसना बंद किया और एक लंबी सांस लेकर कहा, जल्दी में लग रहे हो क्या? मैंने तुम्हें नहीं सिखाया था, जब भी गुस्सा आए, मन बेचैन हो या अकेलापन महसूस हो, आंखें बंद करके गहरी सांस लेना। सालों बाद यह सब दोबारा सुनकर अरशद की आंखें नम हो गई। फोन पर कसे उसके हाथ कांपने लगे। उसने खुश होते हुए लड़खड़ाती जुबान में कहा, तो यह तुम हो, तुम जिंदा हो, तुम सच में जिंदा हो। अरशद को यकीन नहीं हो रहा था वो सालों बाद देविक से बात कर रहा है, जिसे उसने सालों पहले खो दिया और उसके वापस आने की उम्मीद भी नहीं दी। वो इंसान जिसे सालों पहले उसकी नज़रों में मार दिया गया था, वो जिंदा है और इस वक्त उससे फ़ोन पर बात कर रहा है। हाँ, मैं जिंदा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता यह बात तुम्हें कभी पता चले, देविक ने कहा। अरशद की आंखें छलक गई। कहते हैं हर इंसान की एक कमज़ोरी होती है और ज़्यादातर इंसान की कमज़ोरी उसका परिवार होता है। अरशद सिंघानिया, जिसकी दूसरी पहचान एडी की थी, वो एडी जिसने अंडरवर्ल्ड से लेकर बॉलीवुड पॉलिटिक्स जैसे अमीरों की दुनिया कांपती थी, उसकी कोई कमज़ोरी नहीं थी, ऐसा सबको लगता था। असल में तो उसकी दो बहुत बड़ी कमज़ोरी थी। पहली अनन्या, जिसके बारे में उसके करीबी जानते थे, और दूसरा देविक, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। मगर अरशद के लिए देविक इतना खास क्यों था? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी? इसका जवाब भी दो इंसान दे सकते थे और वो इस वक्त एक दूसरे से साथ फोन से जुड़े हुए थे। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, अरशद ने लगभग बच्चों की तरह रोते हुए कहा। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? डी, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। वहीं मुंबई, देविक समुद्र के किनारे फोन को कान से लगाए लहरों को उफान मारते हुए देख रहा था। इस वक्त ठीक अरशद की तरह ही उसकी आंखों में भी नमी थी। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने फोन को दूर करते हुए आंखें बंद करके गहरी सांस ली और खुद को कठोर करते हुए अरशद से कहा, क्या तुम भूल गए हो या तुम ना जानने का नाटक कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो तुम्हें याद दिलाने के लिए तुम्हारी आंखों के सामने मैं भी तुम्हारे परिवार को ख़त्म कर दूं, जैसे मेरी माँ को ख़त्म कर दिया गया था? जिस हादसे ने अरशद को कभी चैन की नींद नहीं सोने दी, आज वही सारी बातें देविक से सुनने के बाद अरशद चाह कर भी कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा। उसने देविक से कुछ कहना चाहा, मगर उसके पास अपने जज्बात बयान करने के लिए शब्द नहीं थे। 2 क्षण रुककर देविक ने फिर कहा, चलो इस बात को छोड़ो। मैं समझ सकता हूँ उस वक्त तुम अपने बाप के घटिया इरादे से अनजान थे, मगर अनन्या का क्या? प्यार करते हो उससे, शादी भी कर ली। मुझे बताओ, क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए था? अरशद इस वक्त किसी गुनहगार की तरह सर झुकाए अपनी गलती को मानते हुए आंसू बहा रहा था और देविक यह सुनते हुए भी उसे और तकलीफ दे रहा था। वो चुप नहीं रहा और आगे कहा, अब तुम दोनों की शादी हो चुकी है और वो भी तुम्हारे साथ खुश है, इसलिए मैं नहीं चाहता तुम मेरी तलाश करो और उसका ख्याल रखो। उम्मीद करता हूँ तुम मेरी बात मानोगे, छोटे। इतना कहकर देविक ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन काटते ही अरशद बच्चे की तरह रो पड़ा। तो वही देविक फ़ोन को देखते हुए उदासी में मुस्कुराते हुए बोला, उम्मीद करता हूँ अब तुम मेरे पीछे नहीं आओगे, छोटे। और इतना कहकर उसने वो फ़ोन समुद्र में फेंक दिया। अरशद से जवाब ना मिलने पर अनन्या रिजॉर्ट से बाहर आ गई थी। बाहर आकर उसने सबसे पहले ग्रीन शर्ट वाले आदमी को देखने की कोशिश की, मगर वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। कहाँ गया होगा? कुछ देर पहले तो यही था। खुद से बातें करते हुए वो आगे बढ़ती ही जा रही थी। समुद्र के किनारे आकर उसने आइलैंड की दूसरी तरफ कुछ लोगों का ग्रुप देखा। क्या ये लोग घूमने आए हैं? हाँ, कितने लकी है, सब साथ में एंजॉय कर रहे हैं और मैं इतनी खूबसूरत जगह पर आकर भी अकेली हूँ। उसने उदास होकर अपने पीछे रिजॉर्ट को देखा। मैंने सोचा था अरशद मेरे पीछे आएगा, पर अब जैसे लगता है उसने सच में मेरी परवाह नहीं है, वो बदल गया है। क्या ये सच में मेरे खूबसूरत ना दिखने की वजह से है? वो निराश होकर अपने हाथों को देखने लगी। उसने अपने चेहरे को छुआ और दर्द से मुस्कुरा दी। हाँ, यही इसी वजह से हुआ होगा। क्या पता उसे अब कोई पसंद आ गई हो।
कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है और इस वक्त अनन्या वो सारी बातें सोच रही थी जो उसे नहीं सोचनी चाहिए, पर इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं थी। सालों अरशद के साथ बिताने के बाद अचानक से उसमें बदलाव देखकर वो हैरान कम परेशान ज्यादा थी। तुम अकेले किससे बात कर रही हो? अचानक से एक आवाज आई। अनन्या ने देखा, यह वही ग्रीन शर्ट वाला आदमी था। उसके एक हाथ में फोन और दूसरे हाथ में बियर की बोतल थी।